5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी खास दिन है। कल गोवा और उत्तराखंड के सभी सीटों समेत यूपी विधानसभा की 55 सीटों के लिए वोटिंग होगी। गोवा में बीजेपी अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। यहां तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। यहां विधानसभा की 70 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला। तो मयूर, ये बताइए किस तरह की तैयारियां हैं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर? किन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगेगी और क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, पहले चरण के रण के बाद अब बारी है दूसरे चरण की। कल यानी 14 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव होगा, जिसमें कि 9 जो जिले हैं उसकी 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। पोलिंग पार्टियां अभी से रवाना हो चुकी हैं और मैं आपको बता दूं कि पहले चरण से ज्यादा दिलचस्प ये दूसरा चरण होने जा रहा है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे राजनेता हैं जो कि तमाम सारी ऐसी सीट्स हैं जिनको हॉट सीट कहा जा रहा है और मुकाबला इस बार बहुत ज्यादा तगड़ा है। चाहे वो सुरेश खन्ना की बात करें, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री रहे, वो अपनी जो जमीन है वो बचाने के लिए उतरेंगे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के जो आजम खान है, जो कि अभी जेल में है, जेल से वो चुनाव लड़ेंगे। जो उनका बेटा है अब्दुल्ला आजम खान, स्वाटांडा से चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही जो धर्म सिंह सैनी है, जिनकी छवि दल बदलू नेता के तौर पर 2012 में वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े, 2017 में भारतीय जनता पार्टी से लड़े और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल पहले चरण की अगर बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बात को लेकर कि उनका जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं भाजपा से बड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात का कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो सत्ता में वो आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 2017 के आंकड़ों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जिन दूसरे चरण में जिन जिन विधानसभा सीटों में चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 100% सीट भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में आई थी। लेकिन इस बार देखना यह होगा, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन चलता रहा उसने प्रभाव डाला और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, तो इस बार जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अगर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे है समाजवादी पार्टी से। टक्कर हालांकि सिर्फ 2 पार्टियों के बीच ही है, लेकिन देखना यह होगा कि कल का जो वोट प्रतिशत है वो कितना जाता है, क्योंकि इसके पहले जो पहला चरण हुआ उसमें ये देखना उसमें देखा गया कि 2017 के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी कम रहा। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये जो 9 जिले हैं, जो 55 विधानसभा सीटें हैं, इस पर वोट प्रतिशत कितना होगा। अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस फुल है और चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन अब जो कल की जो तैयारी है उसको लेकर कितना आश्वस्त है पार्टियां, वो तो जब जो चुनाव कंप्लीट हो जाएगा कल का, उसके बाद जो वोट प्रतिशत आएगा उसके अकॉर्डिंग ये तय किया जा सकेगा कि किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही मयूर आपने। और कल ही दूसरे चरण में गोवा में भी मतदान है। गोवा से हमारी सहयोगी वैदेही काड़ेकर हैं, उनसे बात करते हैं। वैदेही, क्या माहौल देख रही हैं आप गोवा में मतदान को लेकर? किन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगने वाली है? जी बिल्कुल, गोवा का चुनाव ये काफी अहम है क्योंकि काफी छोटा चुनावी क्षेत्र है पर काफी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ गोवा में सारे जो इतर स्टेट के बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, वो यहाँ पर गोवा में ठान मांडे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गोवा जीतना ये हर किसी की कोशिश रहेगी। हर कोई अपने ओर से प्रयत्न यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। जी कल अगर हम देखें तो कल 14 फरवरी है, गोवा के लिए काफी अहम दिन है क्योंकि गोवा सरकार का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। लेकिन कल यहाँ जो चुनाव होगा उसके लिए शासन ने पूरी तरह से तैयारियां की है। यहाँ पर बड़े चप्पे चप्पे पर बड़े जो है वो पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह। यहाँ पर जो है वो ईवीएम मशीन है, सारे अंदर ईवीएम मशीन है और यहीं से ईवीएम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल किया जा रहा है। इसके लिए काफी तगड़ा पुलिस बंदोबस्त जो है वो इस एरिया में फिलहाल हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कल रात से यहाँ पर 144 धारा 144 जो है वो गोवा में लागू की गई है। तो
जितना ज्यादा पुलिस बंदोबस्त जो है वो हर जगह दिखाई दे रहा है, गोवा के चप्पे चप्पे पर भी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह के बाहर भी कड़ा पुलिस बंदोबस्त फिलहाल तैनात नजर आ रहा है। ईवीएम मशीन को लेकर जाने वाले जो अधिकारी है उनके साथ भी पुलिस तैनात है। तो फिलहाल काफी कड़ा पुलिस बंदोबस्त यहाँ गोवा में दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश है कि हर किसी को जीतना है यहाँ पर बहुमत जो है वो सीधे तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर बीजेपी सरकार आती है या कांग्रेस की सरकार आती है तो पूरी तरह से उनकी सरकार जो है वो अधिक सीटों से आने की संभावना काफी कम लग रही है। तो ये किसकी मदद लेके यहाँ पर जो है वो बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता स्थापन करेगी वो देखना भी काफी अहम है। पर फिलहाल गोवा में काफी बड़ा पुलिस बंदोबस्त हर जगह तैनात किया गया है। बिल्कुल मयूर, आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे और समझना चाहेंगे कि जैसे चुनाव आयोग ने काफी ढील दे दी है प्रचार करने को लेकर, ऐसे में अब क्या रणनीति क्या देखने को मिल रही है राजनीतिक पार्टियों की ओर से? बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में जहां जहां पे चुनाव है इसको लेकर ईसी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है और जो कोविड की स्थिति है हर राज्य में उसके अकॉर्डिंगली छूट दी गई है चुनाव प्रचार को लेकर। तो अब सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर वो खुले मैदान में रैली करते हैं या फिर जनसभा करते हैं तो 50% वहां पर जनता इकट्ठा हो सकती है। इसके साथ ही वो घर घर जाकर भी कैंपेनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अलग अलग जिले हैं वहां पर कोविड की क्या कंडीशंस है इसका आकलन करेंगे जो जिला अधिकारी है या जो एसडीएम है एडीएम है और उसके अकॉर्डिंग वो तय करके प्रत्याशियों को बताएंगे कि आप कितने लोगों के साथ जनसभा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं परमिशन की भी जरूरत रहेगी जरूर, भले ही जो प्रचार प्रसार में ढील दी गई है लेकिन कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन अवश्य सभी प्रत्याशियों करना होगा। लेकिन दूसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक जितने भी प्रत्याशी हैं जहां जहां पे चुनाव होने हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी की लहर है कि अभी तक वो जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से नहीं कर सके थे अब वो युद्ध स्तर पर अच्छे तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे और जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनकी क्या कुछ योजनाएं हैं ये बताने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से 5 सालों में काम किया और आगे के 5 सालों में क्या कुछ करने वाले हैं ये बताने की कवायद कहीं ना कहीं रहेगी। इसके साथ सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। तो एक बड़ी छूट उन प्रत्याशियों के लिए जरूर है जो कि घर घर जाकर रोड पर रैलियां निकालकर या फिर जन संबोधन करके जो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे उनके लिए फिलहाल ये राहत की खबर है। बिल्कुल वैदेही, गोवा के चुनावी रण में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी, शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस तो ऑलरेडी है ही, तो किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है ममता बनर्जी और शिवसेना के आने के बाद? जी बिल्कुल, इसके पहले जितने भी यहाँ पर चुनाव देखने मिले वहां पर सीधे तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही ये सीधा सीधा चुनाव होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में काफी सारी नए पॉलिटिकल पार्टियां भी आई है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, आप है या ममता बनर्जी इनकी टीएमसी भी है। तो काफी एक महत्वपूर्ण फिलहाल यहाँ चुनौती अगर देखने को मिल रही है क्योंकि ममता बनर्जी जो पिछले 8 महीनों से गोवा में यहाँ पर अपने प्रत्याशियों से बातचीत कर रही है, अपने वोटर्स से बातचीत कर रही है। केजरीवाल भी यहाँ जो है पिछले 8 महीनों से यहाँ पे सत्ता लाने की कोशिश में यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है, रैलियां हो रही है। शिवसेना राष्ट्रवादी का गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चुनौती देने जो है वो भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए जो है काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है क्योंकि हर कोई बीजेपी के अगेंस्ट जो है वो प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो एमवीए पैटर्न जिस तरह से किया गया बीजेपी को सत्ता में ना लाने के लिए बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ हो गई, कहीं ना कहीं वो पैटर्न फिलहाल गोवा में होने की संभावना फिलहाल बताई जा रही है। पर अगर हम देखें तो काफी नई पार्टियां मैदान में आने के बाद अभी काफी चुनौतीपूर्ण ये इलेक्शन जो है वो कल का होने वाला है क्योंकि सीधे तौर पर अगर कांग्रेस और बीजेपी का ये मुकाबला हर चुनाव में अगर हम देखते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग सा माहौल है क्योंकि कौन किसे वोट करेगा इस बारे में वोटर्स भी है वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनको
कुछ वोटर्स जो ऐसे हैं जिनको बदलाव चाहिए, कुछ वोटर्स का मानना है यहाँ पर विकास हो रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 10 तारीख को जो निर्णय आ जाएगा, 10 तारीख को कौन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ गोवा में बाजी मारेगी उसका भी निर्णय हो जाएगा।